हेलो गाइस। आज हम प्राचीन यूनान के दो प्रमुख नगर स्पार्टा और एथेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं स्पार्टा और एथेंस क्या था। तो ये प्राचीन यूनान में दोनों नगर पाए जाते थे। ये प्रमुख नगर हैं। ऐसे तो बहुत नगर थे, लेकिन ये विशेषता इनके बारे में लोगों के द्वारा पढ़ाया या पढ़ा जाता है। इनकी अलग ही विशेषता होती है, जिसके कारण इनके बारे में हम अपने विषय में इसका अध्ययन करते हैं। इनमें अपने तत्काल समय में परस्पर द्वंद्वता चलती है। द्वंद्वता क्यों चलती है? एक दूसरे को विशिष्ट श्रेष्ठता दिखाने के लिए। तो स्पार्टा एथेंस से किस प्रकार भिन्न था, इनकी विशेषताओं के आधार पर हम दोनों ही नगर का अध्ययन करेंगे। तो स्पार्टा की पहले तो हम विशेषता जान लें, जिसके बाद हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि कैसे स्पार्टा एथेंस से अलग है और एथेंस स्पार्टा से अलग है। क्यों दोनों में परस्पर द्वंद्व चल रहा था और दोनों ही द्वंद्व में जीतता कौन था और क्यों जीतता था। तो स्पार्टा के लोगों का जीवन कैसा था? बहुत ही कठोर जीवन था। कठोर जीवन के पीछे भी एक कारण है। स्पार्टा के लोगों का जीवन कठोर था क्यों? क्योंकि इसलिए था, यहाँ के लोग यहाँ का जो अधिकांश जनसंख्या थी ना, चाहे वो पुरुष हो या महिला, वो एक तो सैन्य शक्तियों में, सैन्य शासन में इन्वॉल्व रहते थे। अब जब सैन्य शक्ति या सैन्य शासन की जब इनको ट्रेनिंग दी जाती थी, तो वो स्वाभाविक है कि वो अनुशासित हो जाते हैं। कि किसी भी देश की या किसी भी देश की फ़ौज को, हम आर्मी को देखते हैं, अपने ही देश की आर्मी को देखते हैं, तो वो बहुत डिसिप्लिन रहते हैं। तो इसीलिए इनका जो कठोर अनुशासन था, जैसा इनको सिखाया जाता है अपने वरिष्ठ के द्वारा, ठीक है उन्हीं के ही पदक्रम पर चलते हैं। यहाँ पे सैन्य मूल्यों की प्रधानता होती है। सैन्य मूल्य क्या होते हैं? सैन्य मूल्य में जैसे कि उठना, बैठना, बोलना, चालना, कितना सूचना कहाँ देनी है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसी परिस्थिति में कैसे रहना है, ये सभी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। जिसके कारण यहाँ बताया जाता है कि सैन्य मूल्यों पर आधारित है। शारीरिक रूप से ये बलवान होते हैं। बलवान अब सैन्य सेना में वही जाएगा, सैनिक वही बनेगा जो बलवान होगा, ताकतवर होगा। और इनकी यही खास विशेषता है जो एथेंस से इनको अलग करती है, कि यहाँ के लोग शारीरिक बलवान होते थे। राज्य के द्वारा बच्चों को 6 वर्ष की आयु में ही ले लिया जाता था, इसी चीज़ के लिए, शिक्षा को देने के लिए, सेना में भर्ती के लिए राज्य द्वारा इसका सारा खर्चा उठाया जाता था बच्चे का, और पूरी सैनिक शिक्षा दी जाती थी और उसमें श्रेष्ठ बनाया जाता था। स्पार्टा एक मैदानी इलाके के किनारे बसा था। मैदानी इलाका, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश को कह सकते हैं कि मैदानी इलाके के में बसा हुआ, ठीक ऐसे ही ये भी बसा हुआ था। और मैदानी इलाके में बसे होने के कारण स्पार्टा को एक लाभ था कि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी, और ये कृषि से ही इनका सारा चलता था। अर्थव्यवस्था, आना जाना, खर्चा, ये सारी चीज़ें इसी से ही होती थी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं एथेंस। एथेंस में देखेंगे, एथेंस क्या था? बौद्धिक रूप से संपन्न। एथेंस बौद्धिक रूप से संपन्न था। सुकरात, प्लेटो जो बुद्धिजीवी हैं, वो यहीं से निकले हुए विद्वान थे, एथेंस से। तो ये एक उदाहरण मिलता है हमें बौद्धिक रूप से संपन्न होने का, कि ऐसे ऐसे विद्वान वहाँ से निकले हैं। अब वहाँ से बचपन से उन्होंने सीखा है, तो उसके पहले भी होंगे सुकरात वगैरह ये सब। जैसे कि सुकरात प्लेटो का गुरु रहा है, प्लेटो उसका शिष्य था। तो यहाँ पर एक बौद्धिक रूप से संपन्नता पाई जाती थी, बुद्धिजीवी लोग मिलते थे। और ये एक समुद्र के किनारे बसा था। जैसे कि वो मैदानी इलाके में था, ठीक ऐसे ही समुद्री किनारे बसा हुआ था। समुद्र के पर आधारित इनकी अर्थव्यवस्था थी। जैसे वो कि स्पार्टा जो था वो कृषि पर आधारित था, ये इसका जो व्यापार था, इसकी अर्थव्यवस्था थी, सब कुछ समुद्र के माध्यम से होता था। आना जाना, इधर उधर माल का आना जाना, इन सब पे टैक्सेशन वगैरह लगा कर ही अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते थे। और यहाँ पर लोकतंत्र था। जैसा देखेंगे, शासन जो है यहाँ पे लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र होने के बावजूद यहाँ पर जो अधिकार है बहुत सीमित है। कैसे देखने को हमें मिलेगा? इस तरह से सीमित है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को अधिकार ही नहीं था। एक तरफ हमको देखने को मिलता है लोकतंत्र शासन प्रणाली है, लेकिन यहाँ स्त्रियों को अधिकार ही नहीं है। यहाँ की 2/3 जनसंख्या क्या है? दास है। और यह अधिकार स्वतंत्र जन नागरिकों को ही प्राप्त है, और अनुशासन का अभाव। कुल मिला के हम देखें तो एथेंस में बुद्धिजीवी लोग थे। वहाँ की जो जनसंख्या है वो 2/3 दास थी।
दास क्यों दास इसलिए चाहिए होते हैं कि वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं वो अध्ययन कर सकें। जो उनका कार्यभार है वो हम दास वर्गों को सौंप कर वो जो स्वामी है अध्ययन कर सके, अपना जो भी अध्ययन है उसमें और विकास कर सके, नए नए अध्ययन कर सके, जिससे कि वहाँ की जो बौद्धिक संपन्नता है उसको और संपन्न बनाया जा सके। तो इसलिए दास की वहाँ आवश्यकता होती थी। और वो अवकाश का अर्थ है, दास रखेगा तो दास रखने का मतलब है कि वहाँ का स्वामी को अवकाश मिलेगा, और अवकाश का मतलब आराम करना नहीं था, उसका अर्थ था क्रियाशील रहना। क्रियाशील का मतलब है कि अर्थ अध्ययनरत रहना। वो अवकाश नाम, जैसे कि हम लोग आजकल अवकाश का अर्थ ले लेते हैं ना कि आराम करना है, घर में पड़े रहना, मौज मस्ती, वो उसका अर्थ नहीं है। अर्थ है ये कि जो वहाँ के विद्वान हैं वो अध्ययन करके और भी ये जो भी बोलते हैं इसको बौद्धिकता में और विकास कर सके, इसलिए रखा जाता दास। वहाँ लोकतंत्र था, लेकिन लोकतंत्र माना जाता है कि वहाँ जो एथेंस है वहाँ से लोकतंत्र बीज के रूप में अंकुरित होकर उत्पन्न हुआ और वर्तमान रूप में इतना विशाल रूप ले लिया लोकतंत्र। लेकिन उस वक्त का लोकतंत्र बहुत सीमित था, जैसा कि हमको यहाँ देखने को मिल रहा है कि स्त्रियों को किसी तरह का अधिकार ही नहीं था। और अधिकार किनको था? स्वतंत्र जन। स्वतंत्र जन का मतलब है कि ये नागरिक, कौन से नागरिक? स्वतंत्र नागरिक का मतलब यहाँ पर है इनसे, स्वामी से, स्वामी वर्ग से, जो जिनके पास अवकाश था उन्हीं को ही हम स्वतंत्र जन नागरिक कहते हैं। और इन्हीं स्वतंत्र जन नागरिक को अधिकार प्राप्त था जो कि स्वतंत्र है। स्वतंत्र इनके पास दास है। जिनके पास दास नहीं है, जो स्वतंत्र नहीं है, जो अध्ययनरत नहीं है किसी भी तरह से शिक्षा वगैरह में, तो उनको हम ना अधिकार देंगे और ना ही उन्हें हम स्वतंत्र जन कहेंगे। तो ये था, अनुशासन का अभाव था। अनुशासन का अभाव क्यों था? क्योंकि वहाँ की शिक्षा जो थी ना वो संकुचित थी। जैसा कि प्लेटो के द्वारा आलोचना की जाती है सोफिस्टों की, तो वो क्यों की जाती है? क्योंकि वो जो सोफिस्टों की शिक्षा थी ना वो पैसे लेकर शिक्षा दी जाती थी। अब पैसा तो वही देगा जो धनी होगा, तो शिक्षा धनी वर्गों तक ही सीमित थी। शिक्षा का क्षेत्र दायरा तो व्यापक था, लेकिन उसे प्राप्त करने का जो माध्यम था वो संकुचित था। जिसके पास पैसा नहीं वो कहाँ से शिक्षा प्राप्त करेगा? तो इसलिए यहाँ पर अनुशासन का अभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पे स्वार्थियों का बोलबाला रहता है। स्वार्थी प्रतिस्पर्धी में स्वार्थी तत्वों का बोलबाला था। यहाँ के जो विचारक थे, प्रचलित विचारक, अनुशासन में अत्यंत प्रभावित थे। यहाँ के जो विचारक थे ना, विद्वान थे, जो अध्ययनरत थे, वो देखते थे कि यार स्पार्टा में तो किसी तरह का कोई अनुशासन ही नहीं है, और एथेंस में नहीं है, और स्पार्टा में भर भर के अनुशासन है। भले वहाँ का शिक्षा का क्षेत्र संकुचित है। आगे चल के भी हम देखेंगे कि एथेंस की जो शिक्षा है ना, स्पार्टा की जो शिक्षा है ना वो संकुचित है, क्योंकि वो शारीरिक शिक्षा पर बल देती है और साहित्यिक शिक्षा की उपेक्षा करती है, जिसके कारण वहाँ पर लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है, बस शारीरिक रूप से बलवान है और उनको सैन्य के क्षेत्र में आप कैसी भी उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अगर साहित्यिक चाहो तो वो नहीं प्राप्त कर सकते हो। उसके बावजूद वहाँ पर अनुशासन है। तो ये सब देख कर वहाँ के एथेंस के विचारक स्पार्टा से प्रभावित होते हैं। जो एथेंस का था प्लेटो, वो वहीं से ही जब अपना शिक्षा का सिद्धांत देता है प्लेटो, तो स्पार्टा की बहुत सी चीज़ों को उसने अडॉप्ट किया है अपने शिक्षा के सिद्धांत में। जब हम प्लेटो का चैप्टर डिस्कस करेंगे, प्लेटो के थॉट क्या थे, उसने क्या क्या विचार दिए हैं, तब हम उसमें बताएंगे कि प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में स्पार्टा से क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था को आगे देखते हैं कि क्या थी। ये जो है एथेंस की शिक्षा व्यवस्था, एथेंस की शिक्षा में देखते हैं कि शिक्षा परिवार का उत्तरदायित्व था। एथेंस में शिक्षा का माध्यम किसी भी तरह से राज्य के द्वारा, राज्य माध्यम नहीं था, राज्य किसी तरह से शिक्षा नहीं दे रहा है, परिवार का उत्तरदायित्व है अपने बच्चों को शिक्षा देना, जैसे कि अभी वर्तमान में है। अब तो जैसे फ्री शिक्षा देने का है अधिकार बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक भारत में। उस वक्त एथेंस में ये चीज़ भी नहीं थी। ये परिवार पर छोड़ दिया गया था कि वो अपने बच्चों को शिक्षा चाहे तो दें और चाहे तो ना दें। जो ये हमें देखने को मिल रहा है कि शिक्षा दी जाती थी एथेंस में। जो शिक्षा थी ये 6 से 14 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा। अभी तो हम वर्तमान में भारत में देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा ये चीज़ कानून बना दिया गया है कि बच्चों का ये अधिकार है और राज्य का कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा देना।
लेकिन एथेंस में हम देखते हैं कि ये परिवार का उत्तरदायित्व है। परिवार चाहे शिक्षा दे अपने बच्चों को दिलाए या ना दिलाए, अगर दिला भी रहा है तो कहीं भी दिलाए, कैसी भी दिलाए। राज्य का इसमें कोई नियंत्रण नहीं था, व्यक्तिपरक शिक्षा दी जाती थी। इसमें परिवार स्वतंत्र होता था। और फिर आगे चलकर बहुत समय बाद रोमन साम्राज्य में हम देखते हैं कि एथेंस में राज्य नियंत्रित कोई शिक्षा आती है। तो बहुत समय के बाद ये चीज़ आती है, जब थोड़ा और डेवलप हो जाता है, समय का साथ साथ ये चीज़ बदलती है। लेकिन उस समय की परिस्थिति में जो 500 ईसा पूर्व के समय हम देखते हैं, वहाँ पर एथेंस की शिक्षा ऐसी थी। परिवार, तभी तो यहाँ पे सोफिस्ट वर्ग आए थे, जो धनी थे, धनी वर्गों से धन कमाते थे, और जो उनको शिक्षा पैसा देने की क्षमता रखता था, उन्हीं के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। और जब संकुचित शिक्षा थी तो मुट्ठी भर के लोग ही राजनीति में प्रवेश करते थे, जो शिक्षित होते थे, क्योंकि उन्हें तर्क विद्या आती थी, कैसे लोगों को अपनी चतुराई से अपने बातों में फंसाना है, मत प्राप्त करना है और सत्ता पानी है। तो सब चीज़ें सिखाता था सोफिस्ट वर्ग इन बच्चों को। तो इसीलिए लोकतंत्र भी बस नाम का था, क्योंकि लोकतंत्र तक तो वही पहुंच पाते थे जो धनी होते थे। धनी शिक्षा पैसा दे रहे हैं और शिक्षा ले रहे हैं और सीख रहे हैं चतुराई कि कैसे क्या क्या करना है। सोफिस्ट जो कि फेमस ही हैं इसी के लिए, वाक्पटुता सिखाते थे, चातुर्य जो की जाती है, चातुर्यता कि कैसे सत्ता में आते हैं, अपनी बातों को कैसे हम सही ठहराएं, जो द्वंद्व करते हैं, वाक करते हैं उनके द्वारा। तो इस तरह से लोकतंत्र बस नाम का था, इसीलिए वहाँ अनुशासन का भी अभाव था। जो लोकतंत्र था वो भी उतना विकसित नहीं था, नाम मात्र का था। इसीलिए ही वहाँ का लोकतंत्र भ्रष्ट लोकतंत्र था, जिसमें कि सुकरात को विषपान करा दिया जाता है, जबकि सुकरात कुछ गलत नहीं बोल रहा था अपने समय में, उसके बावजूद उस लोकतंत्र में उसको विषपान करा दिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। लड़कों और लड़कियों के लिए एथेंस में शिक्षा की समान व्यवस्था नहीं थी। लड़कियों को शिक्षा दी ही नहीं जाती थी, उनको गृह कार्य तक ही सीमित माना जाता था कि लड़कियों का काम घर तक ही है, तो उन्हें किसी तरह की शिक्षा नहीं दी जाती थी और लड़कों के लिए ही केवल शिक्षा की व्यवस्था थी। अब इस एथेंस की शिक्षा व्यवस्था को हम 3 स्तरों में विभाजित करते हैं। पहले हम देखते हैं 6 से 14 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा है, और 14 से 18 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा, और 18 से 20 तक की सैनिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में क्या क्या सिखाया जाता था, नोट करिएगा। 6 से 14 वर्ष की शिक्षा थी प्राथमिक शिक्षा, जिसमें कि इसके अंतर्गत पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। प्राचीन कविताएं जो होती थी, व्यायाम सिखाया जाता था, व्यायाम और संगीत। व्यायाम, क्योंकि व्यायाम हमारे शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ रखता है, और संगीत हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, इसलिए शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम और संगीत की शिक्षा दी जाती थी। और कवि को धर्मगुरु माना जाता था, जो कवि होते थे वही प्राथमिक शिक्षा देते थे, उन्हें धर्मगुरु की संज्ञा दी गई थी। उन्हें धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का ज्ञान प्राप्त था, इसीलिए ही प्राथमिक शिक्षा उनके द्वारा प्रदान की जाती थी। दूसरी शिक्षा हम देखते हैं 14 से 18 वर्ष की। इसे माध्यमिक शिक्षा के नाम से कैटेगराइज किया गया है। ये अमीरों की शिक्षा थी, अमीर परिवार के बच्चे ही इसे प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि इसके लिए भारी शिक्षा शुल्कों को देना पड़ता था। अमीर ही इस शिक्षा का लाभ उठा सकते थे। इसमें अलंकार शास्त्र, भाषण कला और राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। अभी हमने बताया ना कि चतुर्यता सिखाई जाती थी सोफिस्ट वर्गों के द्वारा ही, कि कैसे अपनी बात को हम सत्य साबित करें, कैसे लोगों को सामने उसको प्रेजेंट करें कि लोग हमारी बात में आ जाए और उसे ही सत्य मानने लगे, भले वो सामने वाला बंदा सही है, लेकिन हम उसको ऐसे गोल गोल घुमाएं, उसके सामने ऐसे अपनी बातों को रखें जिससे कि वो ऐसा समझ ले कि हाँ हम गलत है और सामने वाला सही है। तो ये भारी शिक्षा, भारी शुल्क वाली शिक्षा थी, जो कि केवल अमीर ही से प्राप्त कर पाते थे। सैनिक शिक्षा देखते हैं, ये थी 18 से 20 वर्ष की शिक्षा। एथेंस के प्रत्येक युवक के लिए यह अनिवार्य शिक्षा थी। इस शिक्षा में दक्ष व्यक्ति को ही, दक्ष नागरिकों को ही प्राप्त थी। ऐसा नहीं था, एक तो ये राज्य नियंत्रित शिक्षा थी नहीं, और जब ये सैनिक शिक्षा राज्य अगर देता भी था तो उन्हीं को ही देता था जो योग्य होते थे। ऐसा नहीं है कि हम पूरे के पूरे नगर के बच्चों को ही हम सैनिक शिक्षा में डाल दे रहे हैं और पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। ये शिक्षा उसी के लिए ही थी जो नागरिक योग्य था, दक्ष था, उसको ही। और ये शिक्षा राज्य के द्वारा केवल 2 वर्ष के लिए ही प्रदान की जाती थी। ठीक है, फिर हम इसमें दोष भी देखते हैं जो आलोचक थे, जैसे कि
जो यहाँ के लोग ही थे या विद्वान थे, इनके द्वारा इस एथेंस की शिक्षा व्यवस्था की आलोचना की जाती है। लिख सकते हैं अगर आपको लिखना हो। तो इसमें दोष ये था कि परिवार का उत्तरदायित्व था। परिवार का उत्तरदायित्व होने से ये था कि बच्चों को आप शिक्षा दें ना दें, अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो कहाँ पर दे रहे हैं, कहाँ नहीं दे रहे हैं। वो शिक्षा जैसी शिक्षा लेकर आ रहा है वो राज्य के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल, इस और किसी भी तरह का कोई ध्यान था ना, किसी तरह का कोई नियंत्रण था, कुछ लेना देना नहीं था राज्य को। राज्य की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं था ये चीज़। पता नहीं शिक्षा जो दिला रहे हैं घर वाले, वो कैसी शिक्षा हो राज्य के लिए। विदेश जैसे कि आज के समय में लोग फ़ॉरेन भेज देते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उस समय भी शिक्षा दे रहे हैं तो कैसी दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो वो भी हानिकारक है। तो वो चीज़ भी दिक्कत करता है। और इसके परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलता है कि एथेंस में अज्ञानी और अयोग्य द्वारा शासन किया जाता है, और प्लेटो ने इन्हें पहचान कर अपनी शिक्षा पद्धति में सुधार किया था। आगे चलकर इनमें सुधार करते हुए कुछ बातें जो गुण थे, अच्छे गुण, उन्हें एथेंस की शिक्षा व्यवस्था को सामने रखा, और उसके साथ ही स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था देखेंगे। ये इसमें राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा हुआ करती थी। योद्धाओं का समाज था, इसमें अधिकांश जनता योद्धा होती थी। सैनिक शिक्षा पर बल दिया जाता था, साहित्यिक शिक्षा की अपेक्षा। 7 वर्ष तक की आयु तक 7 वर्ष आयु तक की परिवार के पास रहते थे बच्चे, इनको इसके बाद से राज्य के द्वारा अपने अंडर में रखा जाता था, और वो अपने ही संरक्षण में पालती पोसती थी और उनका बड़ा करती थी। शिक्षा का उद्देश्य लड़ाकू व रक्षक पैदा करना था, इसीलिए जैसे कि वहाँ पर निरंतर उनको खतरा रहता था राज्य को अपनी सीमाओं को लेकर, इसलिए वहाँ पर बच्चों को वो बचपन से ही ले लेती थी ताकि राज्य का संरक्षण किया जा सके, अधिकांश लोगों को सैनिक में शामिल किया जा सके, हर कोई जन राज्य की रक्षा में अपना योगदान दे सके। इसलिए यहाँ तक कि स्त्रियों को भी शारीरिक शिक्षा ज़रूरी थी। स्त्रियों के लिए भी कंपलसरी था कि वो भी शारीरिक शिक्षा में भाग लें, उन्हें भी शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाए। 20 वर्ष की आयु के बाद यहाँ पे विवाह की स्वतंत्रता रहती थी। ऐसा था कि वहाँ पर विवाह वगैरह का जो सिस्टम था ना, वो सामूहिक था। किसी की ना पर्सनल फैमिली होती थी, ना पर्सनल बच्चे होते थे, जो कुछ था सब सामूहिक हुआ करता था। विवाह गुप्त या अवैध संबंध के द्वारा स्थापित किया जाता था। विवाह होता ही नहीं था, वो राज्य के द्वारा बस ऐसा अवैध संबंध बनाए जाते थे और संतानोत्पत्ति के लिए, ताकि मतलब कि राज्य की जनसंख्या की वृद्धि हो और आगे चलकर जो सैन्य वगैरह में जो भी शामिल हो, स्त्री या पुरुष, उनका एक रेशियो बढ़ सके, उसके लिए ही ये संबंध बनाए जाते थे। और योग्य संतानों की उत्पत्ति के लिए योग्य व्यक्तियों का ही संबंध कराया जाता था। सभी नागरिक सामूहिक भोजनालयों में भोजन किया करते थे। ऐसा कोई ना परिवार हुआ करता था अपना अलग से, इन सेनाओं का, जो भी सैन्य शासन में संलग्न व्यक्ति थे उनका कोई भी पर्सनल ना परिवार था, ना किसी का तरह का पर्सनल भोजनालय हुआ करता था, बल्कि सामूहिक होता था जिसमें कि हर तरह के लोग भोजन करते थे। एक तरह से सार्वजनिक की व्यवस्था थी, सार्वजनिक भोजन की व्यवस्था थी। अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था, ना कोई सोना चांदी रख सकता था। लोहे की मुद्रा प्रचलित में थी। स्पार्टा के शासन कुलीनों के पास था। कुलीन शासन चलाते थे और ये सैन्य राज्य की रक्षा में अपना योगदान देते थे। जनता आर्थिक व पारिवारिक चिंताओं से दूर रहता था, अपना सारा जीवन राज्य को समर्पित कर देता था। पारिवारिक चिंताओं से दूर, जैसे कि बचपन में ही राज्य के द्वारा बच्चों को ले लिया जाता था और राज्य के संरक्षण में ये बच्चे पलते पोसते थे, बड़े होते थे, परिवार का सारा खर्चा राज्य के ही द्वारा उठाया जाता था। तो इस तरह से किसी भी तरह की पारिवारिक चिंता ही नहीं थी, और आर्थिक दृष्टि से भी वो स्वतंत्र होते थे, चिंता मुक्त होते थे, क्योंकि सब कुछ राज्य के द्वारा ही, राज्य की देख रेख में होता था। एथेंस के युवक शिक्षा ग्रहण करने में यहाँ पर स्पार्टा में आते थे, जिनको शारीरिक शिक्षा चाहिए होती थी। स्पार्टा की पाठ्यक्रम भी संकुचित और एकांगी था, क्योंकि स्पार्टा में जो जोर दिया जा रहा है वो शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, वहीं एथेंस में जो शिक्षा पर जोर था वो बौद्धिक शिक्षा पर जोर था और शारीरिक शिक्षा की उपेक्षा थी। वहीं इसके उल्टा इधर स्पार्टा में शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है, फोकस मेन शारीरिक शिक्षा पर है, और जो पाठ्यक्रम है साहित्यिक वगैरह की, इसमें उपेक्षा की गई है। इसके कारण अधिकांश लोग
पढ़ना लिखना नहीं जानते। स्पार्टा में शारीरिक विकास तो हो सकता था, लेकिन मानसिक और बौद्धिक विकास उपेक्षित था। व्यक्ति पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता था, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि केवल शारीरिक शिक्षा देने मात्र से ही उनका विकास संभव नहीं था। इसके लिए बारकर कहता है आगे कि जो एथेंस की शिक्षा थी, एथेंस की शिक्षा से प्लेटो ने व्यक्तिगत शिक्षा का पहलू अपनाया था, जो कि मानव के संपूर्ण विकास होना चाहिए, जिसमें कि एथेंस से क्या अपनाया था कि बौद्धिक शिक्षा होनी चाहिए, जिससे कि व्यक्तिगत शिक्षा का जो था वो विकास हो सके, व्यक्तिगत शिक्षा का पहलू आता उससे, और मानव का संपूर्ण विकास होने में ये योगदान देता था एथेंस की शिक्षा। वहीं स्पार्टा से सामाजिक पहलू आता है, जहाँ नागरिकों को समाज में उचित स्थान पर प्रतिष्ठित करने के लिए शिक्षा राज्य के द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर वहाँ पर देखें तो स्पार्टा से लेता है सामाजिक पहलू और एथेंस से व्यक्तिगत पहलू लेता है, और दोनों का सम्मिश्रण करके जो वो है प्लेटो अपना शिक्षा सिद्धांत देता है। आगे चलकर जब हम शिक्षा सिद्धांत पढ़ेंगे प्लेटो का, तो उसमें एथेंस और स्पार्टा दोनों का ही मिश्रण देखने को हमें मिलेगा। तो ये था स्पार्टा और एथेंस की स्थिति, वहाँ की विशेषताएँ, शिक्षा व्यवस्था क्या थी, लोगों के अधिकार का नज़रिया वहाँ पे क्या था, किनको अधिकार प्राप्त हैं। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको इस टॉपिक से लेकर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।